चलो भाई, हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं आज अपना क्लास नंबर 12 इस परसेंटेज का। तो परसेंटेज की क्लास नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कल जो टाइप चल रहा था उसी का है ये 102 नंबर। इसको ध्यान से पढ़ो। अब सब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल के हैं। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपए था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% और 20% की वृद्धि होती है। बात को समझे। उसका वेतन क्या था? तो रतन का वर्तमान वेतन इतने रुपए हो जाता है। ए का मान बताओ, बोलो। पहले उसका वेतन कितना था? पहले था उसका वेतन 45,000। उसका वेतन कितना था? 45,000। इस पर पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 10। यानी कि वो कितना हो गया? 110%। ठीक है। दूसरे साल ए की वृद्धि हुई, तो चाहो तो तुम ए रख लो, बाद में जाके 100 घटा देना। या तो भाई ए की वृद्धि हुई तो वो 100 में ही वृद्धि होगी ना, तो आप चाहे तो ऐसा लिख लो, कितना? 100 प्लस ए, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100। तीसरे साल 20 की वृद्धि हुई है, यानी कितना हो गया? 120/100। और ये सब कितने के बराबर है? ये सब बराबर है 83,160। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 जीरो खत्म। ठीक है, 1 जीरो से ये भी खत्म। तो अब हमारे पास बचा क्या? हम कैंसिल करते हैं इसको। अच्छा, इधर 11 है तो ये 11 से कैंसिल हो सकता है, ये बराबर में है उसके। 11 से जरा कैंसिल करो इसको। 11 सते 70, कितना बचा बताओ? 6 बचा। 11 पचे 55, फिर बचा 6, 11 छके 66। ठीक है, और ये 0, तो ये हमारा इतना 11 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं ना। 15 से इसको 3 बार, 15 से 45, और ये 15 अपना 75, और 15 चौके 60। अभी क्या ये 3 से कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल होगा तो कितनी बार? 3 एक कम 3, 6 त्रिक 18, और 8 त्रिक 168। अब हमारे पास बचा क्या? रुक जाओ, हमारे पास ये बचा ना इधर, तो हम इसको लिख लेते हैं 100 प्लस ए। ठीक है, बराबर कर देते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास क्या बचा है? 168। अब ये जो नीचे 10 था ये उधर जाएगा तो इसके इंटू में जाएगा, यानी कि 1 0 आ जाएगा। ये 12 जो ऊपर था ये कहां पे आ जाएगा? नीचे। अब 12 से इसको काट लो। 12 एक कम 12, 12 चौके 48, 140। तो 100 प्लस ए बराबर क्या आया? 140। तो ए बराबर 40। रमन का वर्तमान वेतन, ए का मान क्या है? 40, यानी कि दूसरे साल 40% की वृद्धि हुई। ये तो निकालना था। दूसरे साल ए की वृद्धि हुई थी, यानी ए का मतलब 40% की वृद्धि हुई। अगर यहां 100 नहीं रखते तो बाद में वही होता है कि बाद में 100 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 300 200 ऐसा ही है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 103। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। वह 3 व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों पर, ठीक है, खर्च पी, कर जो उसका होगा टैक्स वो टी, और शिक्षा ई पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत। ठीक है, पी आय का 50% था, ई जो है वो पी का 20% था, और टी ई का 15% था। जब उसका वेतन 30% बढ़ा तो पी का प्रतिशत स्तर पहले जैसा ही है, लेकिन ई पी का 30% हो गया और टी ई का 20% हो गया, दोनों बचतों का योग। आप चाहो तो इसको भी मान के कर सकते हो, 1600 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं 100। मान लेते हैं उसके पास टोटल धनराशि कितनी थी? 100 थी। ठीक है, अब उसने 3 खर्चे किए। कौन कौन से? पहला, उसने अपने परिवार पर खर्चा किया है, फिर उसने कुछ टैक्स भरा है,
फिर उसने कुछ एजुकेशन की है, और जो बचता है वो उसकी सेविंग्स है। ये 4 चीजें हैं, ठीक है। अब समझो जरा यहां पे बात को। तो P क्या बोला है, P आय का 50% था। अगर उसकी आय 100 थी तो 50% क्या होता है, 50, ठीक है। E जो है वो P का 20% है। E जो है वो P का 20%, इसका 20% कितना होगा, 10। तो E कितना है, 10 है, ठीक है। अब आगे बोला जो T है वो E का 15% है, इसका 15% निकालोगे तो क्या आएगा। अगर आप 10 का 15% निकालते हो तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये कितना हो गया, 1.5, ठीक है। अब 100 में से 50 इसने यहां खर्चा किए, 10 यहां, 60 और ये 61.5। तो आप क्या करोगे, 100 में से आप 61.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 38.5। क्योंकि इसमें से जब आप एक उधर हटा दोगे तो 99 बचेगा, 99 में 61 घटाओगे तो 38, और इसमें से 5, ठीक है। इतना हुआ, ये हमारा पहला काम हो गया। फिर इसने क्या किया, जब उसका वेतन 30% बढ़ जाता है, यानी अब 100 में वृद्धि हो गई है, तो अब कितना हो गया ये, अब हो गया ये 130। अब ये 100 नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, वही सेम चीज है, परिवार पे खर्चा करेगा, टैक्स भरेगा, कुछ एजुकेशन पे खर्चा करेगा, कुछ सेविंग्स पे बच करेगा अपनी। अब देखो जरा, P क्या है, उसने P का प्रतिशत स्तर वही रखा, यानी P अभी भी 50% है। 130 का 50%, 65। 130 का आधा, 65। 65 रुपए उसने परिवार पे खर्चा किए। लेकिन E जो है वो P का 30% है। अब E कितना हो गया, P का 30%। तो आप निकालोगे 65 का 30%। 30% का मतलब आप क्या कह सकते हो, 1/3/10। तो ये कितना आएगा, 5 या 15, 5 छत्री का 18, 19.5। तो कौन आया ये, E आया 19.5, ठीक है। अब देखो जरा आगे, फिर बोला है T जो है वो E का 20% है। T कितना है, E का 20%। तो 19.5 का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, है ना। तो अब इसमें 5 का भाग दोगे कितना, 5 या 15, 9 अपना 45, तो 3.9, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब इनको जोड़ो जरा, तो 9 और 5 कितना, 14, सॉरी यहां नहीं लिखेंगे, 100 में से घटाना है ना इसको। 9 5 14 का 4, 9 9 और 4 13, 9 3 12, एक हासिल का ले लो, 13 और 5 कितना, 18 का 8, 6 और 1 ये 7 और 1 8, यानी 88.4। 100 में से 88.4 घटाओ, एक हासिल का ले लोगे, बचा कितना इधर, 99। 99 में से 88 घटाओ, कितना बचा, 11। और उधर कितना बचा, 6। 11.6 उसकी क्या हुई, सेविंग्स हुई, ठीक है। अब इसने क्या बोला, दोनों बचतों का योग बताओ। अच्छा, हमारा जो उसके हिसाब से, अगर आप 1,60,000 भी मानते तो वही आता जो अभी आया। क्यों, क्योंकि हमने पहले इतना माना, फिर 30% की वृद्धि की, तो वो उसी 30% के हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो 38.5 और ये कितना है, 11.6। इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, बताओ। अरे यार, ये 11.6 थोड़ी ना आएगा, इसमें अभी 30 और जोड़ो ना। 130 था ये, 130 में से घटाना था, तो 30 और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 41.6 हो जाएगा, ठीक है। 41.6 हो जाए। अब इनको जोड़ो, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास टोटल राशि कितनी है, 1,60,000 है ना, टोटल राशि है। उसमें से उसकी सेविंग्स कितनी है, 6 5 11 का 1, 80.1, सही है ना। अब नीचे करा दो इसका 100, तो नीचे बन गया 1,000। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, 160 में से 801 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस जीरो को अगर हम हटा दें
जीरो बाद में आएगा ही आएगा, 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी लास्ट में 0 6 आएगा। जिस ऑप्शन में 0 6 होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर 6। कितना 12,860। ठीक है, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं थी, बस नॉर्मली करना था उसको, समझ गए? ये था 103 नंबर। कैलकुलेशन में दिक्कत होगी ना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहां पे देखो अगला क्वेश्चन। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। ठीक है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है ना, यहाँ पे अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, 3 चीजें हैं बस हमें यह पता है। पहली उसकी आय है, इनकम है। दूसरा जो है उसका व्यय है, यानी कि उसका कुछ खर्चा भी होगा। खर्चा है तो फिर वो कुछ बचाएगा भी, जो कि उसकी सेविंग्स। अब बात को समझना जरा, यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। अगर हम पहले उसकी आय मान ले 100 तो उसका खर्चा कितना है 70, तो बचत क्या हुई 30। बात समझ। फिर उन्होंने बोला क्या, यदि उसकी आय में 20% और 50% दो क्रमिक वृद्धि की गई तो उसकी आय अभी देखो 100 है, 100 में 20 की वृद्धि करोगे तो 120, 120 में 50 की वृद्धि करोगे यानी कि 120 का आधा 60, तो कितना हो गया 180। अब उसकी आय इनकम कितनी है 180 है ना। कुछ लोग ऐसा करेंगे 50 20 70 सीधे से निकाल दो 170, वो नहीं। 100 में पहले कितने की 20 की वृद्धि करनी है तो 120 होगा, फिर इसमें 50% की वृद्धि करनी है, 120 का आधा 60, 60 बढ़ेगा तो 180। समझ गए? क्रमिक रूप से हमें वृद्धि करनी है तो 180 हो गया है। अच्छा, अब इन्होंने बोला क्या है कि कितना प्रतिशत जो उसका व्यय है कितने प्रतिशत कम या ज्यादा किया जाए ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो। नई बचत, पिछली बचत कितनी है 30, नई बचत इसका 2.5 गुना होना चाहिए। इसका 2.5 गुना कितना होगा 75, तो इसका 2.5 गुना अगर 75 है तो 180 में से अगर 75 ये बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है 105। तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया कि भाई जो व्यय था वो 70 से कितना हुआ है 105 हुआ, क्योंकि व्यय के बारे में ही पूछा है हमसे। 70 से 105 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 35 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई है 70 पर इंटू 100, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 35 से 2 बार कटेगा यानी कितना 50% की वृद्धि हुई है। वैसे भी दिख रहा है 70 से कितना हुआ है 35 का वृद्धि हुआ है। समझ गए? कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था, एकदम से इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन में क्या है, समझो बात को, पढ़ो। ए और बी के पास 1200 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि यहां पे बी है यार ये, जबकि बी अपना 20% धनराशि खर्च करता है, अपनी 20% धनराशि खर्च करता है। जब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है, तो तुमको एक चीज हिट करनी चाहिए माइंड में कि भाई देखो हमारे पास ए है और हमारे पास क्या है बी है। ए का खर्चा कितना है 12% है, बी का खर्चा कितना है 20% है, तो बीच में भी क्या आएगा, हम इसको करेंगे एलिगेशन से। समझ गए? एलिगेशन में बस ये होता है कि यूनिट सभी सेम होनी चाहिए। अगर ये भी ए का खर्च है ये बी का खर्च है तो यहां पे भी क्या आएगा उनका ओवरऑल खर्च आएगा। जबकि इन्होंने क्या बोला कि उनके पास जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% क्या है बचती है, तो ये उन दोनों की बचत है। अगर 100 में से वो 85 बचा रहे हैं तो खर्चा कितना करेंगे, 100 में से अगर 85 बचा रहे हैं तो खर्चा कितना 15। तो ये उन दोनों का कॉमन खर्चा निकल के आया, और ये सब खर्च का यूनिट था, तो हम यहां पे क्या रखेंगे खर्च ही रखेंगे 15%। समझ गए बात कि नहीं? हाँ भाई, वो खर्चा 12 कर रहा है, ये 20 कर रहा है। खर्चा अगर हमने यहाँ पे भी रखा है तो खर्च का रेशियो यहाँ पे भी रखेंगे, जो भी परसेंटेज होगा।
तो इन्होंने ये बोला कि उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85%, तो उनकी बचत 85 है। तो 100 में से अगर वो 85 बचा रहे हैं तो खर्चा कितना किए 15, तो उनका खर्चा हमने यहाँ पे रखा। 12 और 15 का अंतर 3, 20 और 15 का अंतर 5। तो जब तुम आय वाले क्वेश्चन में इसको रखोगे तो ये हमेशा उनकी इनकम निकल के आएगी, समझ गए। जब तुम संख्या वाले क्वेश्चन में रखते हो तो वो हमेशा संख्या का देता है ये रेशियो, आय व्यय वाले में रखोगे तो इनकम का रेशियो देगा। अब जरा देखो उनके पास टोटल रुपए कितने थे 1200, ठीक है। 1200 में से अगर हम इन दोनों का भाग दे दें 8 का, और हमसे बोला क्या ए के पास कितनी धनराशि, तो ए के पास 5। 8 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, अरे यार 8 से काट दो ना, 8 एकम 8, बचा कितना 4 8 45, 150, 150 का 5 गुना, हाँ तो कितना आया, क्या सही होगा, ये एकदम गलत है, 750 नहीं हो। उसने बोला है ए के पास कितनी धनराशि बची है, समझ गए। ये नहीं, ये तो उसके ए के पास टोटल धनराशि आ गई ए, अब उसने खर्चा कितना किया है 12, तो चाहो तो इसका 12% निकाल के घटा दो, या तो उन्होंने बचत पूछी है तो सीधे अगर वो 12 खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना 88, तो इसका सीधे से 88% निकाल दो, जो कि तुम्हें सीधे से पता चलेगी 660। बताओ हो जाएगा ना, एक जीरो से एक जीरो हटा लो, 5 से काट लो 5 दूनी 10, 5 से इसको काट लो कितनी बार 15 अपना 75, 2 से भाग दोगे 44 और 15 का गुणा 660। 88 इसलिए आया क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा कितनी राशि बची है, तो ए के पास टोटल धनराशि 750 है, वो खर्चा कितना कर रहा है 12, तो चाहो तो 750 का 12% निकाल के घटा दो तो भी 660 बचेगा, या तो ऐसा करो कि अगर वो 12% खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना 88%, तो 750 का 88 निकाल दोगे तो डायरेक्ट बचत आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूछा था, समझ गए, हाँ ठीक है। अब देखो आगे, अब हमारे ये वाले क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों को आता भी होगा पहले से, इसका लोग ट्रिक बहुत बताते हैं यूट्यूब पे। हाँ तो आज हम लोग इसका बेसिक भी सीखेंगे। ये 2 कैसे हो गए, अरे अरे यार चला गया वो, आगे आप कुछ नहीं करेंगे। ताजे फल में 67% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग ट्रिक से कर लिए होंगे तो उनका अभी तक 40 आ भी गया होगा, नहीं आया तो देखो जरा पहले इसका बेसिक। हमारे पास 2 टाइप के फल हैं, एक ताजा फल है यानी कि ताजे फल भी हैं, फ्रेश फल भी हैं, उसके बाद सूखे फल भी हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी हैं। इसका बेसिक समझना जरा, यहां पे बोला है कि ताजे फल 100 किलोग्राम ताजे फल, जो ताजे फल कितने हैं 100 केजी, सूखे कितने बनाए जा सकते हैं हमसे ये पूछा है। अब जरा देखो फल है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, पानी, एक तो उन्होंने बोला है कि पानी होगा यानी कि वाटर होगा, दूसरा क्या होगा रेसा होगा उस पे, जिसे हम क्या बोलते हैं पल्स भी बोलते हैं, यानी गूदा जो होता है। 2 चीजें होती हैं हर एक में, ड्राई फ्रूट में भी सेम चीज होगा, वाटर होगा और पल्स भी होगा, रेसा भी होगा, समझ गए। अब जरा बात को समझो कि इसमें पानी कितना है, पानी अगर इसमें 68% है तो रेसा कितना होगा, हाँ 32 होगा, ठीक है। अच्छा तो सूखे फल में कितना पानी है 20 है, तो ये कितना होगा 80। अच्छा अब एक चीज जरा तुम बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं अंगूर का, जैसे मान ले एक अंगूर है ताजा तो वो कुछ ऐसा दिखता है, उसको अगर तुमने धूप पे रख दिया तो वो सूख गया तो वो क्या बन जाता है, वो किशमिश बन जाता है। तो इसमें से कम क्या हुआ, रेसा का है कम होगा,
पानी कम होगा, धूप पे रखोगे तो पानी कम होगा, रेशा अभी भी उतना ही है जितना पहले था, रेशा कभी धूप से कम नहीं होगा। तो बताओ जरा, अब तो समझ में आया कुछ हम क्या करेंगे। अगर 100 किलो में, ध्यान से समझना, अगर 100 केजी में से, भाई पानी हम छोड़ देंगे, पानी से मतलब नहीं है, पानी बदलता रहता है। अगर 100 केजी में से 32% रेशा है तो कितने किलो में 80% रेशा होगा। सिंपल सी बात है, परसेंट से परसेंट हटा दो, सीधे से इसको करोगे तो 100 इंटू 32, एक्स उधर रहेगा, बटे में आ जाएगा 80 तुम्हारा। हाँ कितने से कटेगा ये, हाँ 8 चौके 32, कितना आया 40 केजी। अगर नॉर्मली करना होता तो हमें पता है कि हमें पानी से नहीं मतलब है, हमें रेशे से मतलब है। अगर इन्होंने बोला 100 केजी में 68% पानी है तो रेशा कितना होगा 32%। तो कितने किलो में, देखो कितने किलो में, 20% सूखे फल में पानी है तो कितना रेशा होगा, कितने किलो में 80% रेशा होगा। बस इसको सॉल्व कर लेते, सीधे से आंसर आ जाता 40। बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, पानी से हमें लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ रेशा से मतलब है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और है, इसी का है वो, करो इसको। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 98% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो जरा बताओ। 5 से कटेगा 20 4 बार, 4 चौके 16, 16 किलो। और क्या भाई, देखो 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में कितना पानी है 98, तो रेशा कितना होगा 2, तो कितने किलो में, देखो 95% पानी हुआ तो रेशा कितना 5, तो कितने किलो में 5 रेशा होगा, तो कितना होगा बताओ। हाँ कितना आएगा, 8 आएगा, ऐसा कैसा, ऐसा नहीं भाई, ऐसा मत करो, 98% पानी है तो 2% रेशा। 1 मिनट, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा भाई, कुछ तो मिस्टेक है। आम वाला क्वेश्चन, ये 96% पानी है ना, ये 96% है, तो ये कितना होगा 4, तो 5 से काटोगे 4 बार तो 4 चौके 16, 16 केजी। सिंपल है, कोई दिक्कत भाई। 20 किलोग्राम ताजे फल में अगर 4 रेशा है तो कितने किलोग्राम में 5% रेशा हो, बस तुम्हें पता है 5 इधर रहता है, इधर आ जाता है, सिंपल। 5 से काटोगे 4 बार, 4 चौके 16। हाँ क्या हुआ, वजन, तरबूज का वर्तमान वजन 16 है ना, और क्या, और क्या पूछा। कुछ समय बाद 95% पानी रह जाए तो तरबूज का वर्तमान वजन, भाई वो सूख गया ना, तो वर्तमान वजन तो 16 केजी ही आया। ठीक है ना, तो अब हम इंटर करते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ गए चुनाव में। अच्छा, चुनाव पढ़ने से पहले तुमको थोड़ा सा बेसिक इसका बता देते हैं, बस थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें पता है हम जब भी चुनाव कराते हैं, एक चीज ध्यान रखना, हमें गांव में कितने लोग हैं हमें उससे मतलब नहीं है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है, यानी कितने लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो वो हमारे लिए हमेशा, पंजीकरण व्यक्ति कितने होंगे हमारे लिए 100% होंगे। समझ गए, हम ये नहीं बोलेंगे कि गांव में हमारे 100 लोग हैं, अगर गांव में 100 हैं, अगर सिर्फ 80 का वोटर आईडी लिस्ट में नाम है तो वो हमारे लिए 100% है, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है पंजीकरण, पंजीकृत मतदाता से, रजिस्टर्ड वोटर से हमें मतलब है। तो रजिस्टर्ड वोटर तुमसे जब भी बोलेगा वो कितने होंगे 100 होंगे। अब इसमें खेल क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो इन्होंने बोला कि 100% में से 10% लोगों ने चुनाव नहीं डाला, मतलब 10% लोगों ने मतलब चुनाव वोट डालने गए ही नहीं, तो कितने बचे 90% बचे। भाई 100 का 10% कितना हुआ 10, 90%। ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये बनता है कि जो 90% लोगों ने वोट डाला
उसका 10% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी कि इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बात समझना। तो 90 का 10% 9, तो जब इसमें तुम 9 घटाओगे तो कितना बचा, 82% वैलिड वोट। 81, अच्छा अरे यार 81% है ना, 81% क्या बचा, ये वैलिड वोट है। अच्छा, अब ये जो वैलिड वोट है इन्हीं में से दो लोग निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा विनर, एक निकल के आएगा लूजर। समझ गए। अब अगर बोल देता है कि वैलिड वोट का 60% विनर को मिला है, तो वैलिड वोट का अगर 60% विनर को मिला है तो बाकी लूजर को मिलेगा कितना, 40। तो कुछ समझ में आया। हमें नहीं पता कितने लोग थे क्या किए, हमें सिर्फ वैलिड वोट से मतलब है, तो हमारे लिए क्वेश्चन में हमेशा 100% ही होगा। ऐसा मत करना कि 81 में से 60 इसके पास गया तो बचा जो वो इसके पास जाएगा, नहीं, ये अपने आप पे 100% है, इसी पे चुनाव डिसाइड होगा। तो 60 इसके पास गया तो 40 इसके पास। अच्छा, अब चुनाव में होता क्या है, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तुमसे। कौन से, या तो मतदाता को वैलिड वोट का मिलेगा जीतने वाले को, या तो फिर कुल वोट का मिलेगा, दो ही बोलेगा। अगर तुमसे कभी ऐसा बोल देता है कि वैलिड वोट का मिला है, और कभी ऐसा बोल देता है कि टोटल वोट का मिला है, तो क्या करोगे। इन क्वेश्चन को करने का हमारे पास दो तरीका है, एक है हमारे पास चेन रूल, दूसरा है हमारे पास सीरीज। तो जब भी बोलेगा कि वैलिड वोट का इतना मिला है विनर को, विनर को वैलिड वोट का X% Y, कुछ भी बोले उसमें तुम लगा दो सीरीज मेथड। कौन सा, सीरीज मेथड। ये होता क्या है अभी बताया जाएगा। अच्छा, टोटल जब भी निकलेगा तो ये हमेशा निकलेगा चेन रूल से। अगर बोला कि विनर को टोटल का 50% मिला है तो उस स्थिति में हम चेन रूल लगाएंगे। अच्छा, जब भी बोलता है वैलिड तो हम इसमें दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेन रूल भी लगा सकते हैं और हम सीरीज रूल भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन टोटल वोट जब भी मिलेगा उम्मीदवार को, जीतने वाले को, उसमें हम चेन रूल ही लगाएंगे और कुछ नहीं। चेन रूल लगाने का बहुत फायदा होता है क्या, चेन रूल लगाओगे तुम इस तरीके से, तो अगर तुमसे उसने पूछ लिया कितने परसेंट लोग जो है वोट, कितने परसेंट वोट जो है वैलिड, सॉरी इनवैलिड हुए, तो वो तुमको पता रहेगा कि 9%। तो जो भी निकल के आएगा उसका 9% निकाल दोगे। कितने ने वोट नहीं डाला, 10% ने, वो निकाल दोगे। कितने वैलिड वोट है, 81%, तो वो निकाल दोगे। तो चेन रूल का फायदा ये है। सीरीज रूल लगाओगे तो उसमें तुम्हें अलग अलग डाटा कुछ भी नहीं पता चलता है, सब मिक्स रहता है। समझ गए। तो ये दो कॉन्सेप्ट ही होते हैं, एक सीरीज एक चेन, है ना। और दो केस ही बनते हैं, वैलिड का या तो मिलेगा या टोटल का मिलेगा। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, पढ़ो। तीन उम्मीदवार हैं ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया है। अब समझो बात, टोटल मतदाता कितने होते हैं हमेशा, 100 में से सिर्फ कितने ने मतदान किया, 80। तो अभी के लिए जो मतदान हुआ है ये हमारे लिए 100% है। समझ गए, जिन्होंने वोट दिया है। ठीक है, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मतदान मिले और बी एवं सी के द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले। यानी हमें क्वेश्चन को पढ़ने पे यह पता चला कि उम्मीदवार कितने हैं, उम्मीदवार है 3, ए भी है, बी भी है और सी भी। अच्छा, अब यहां पे हम करेंगे क्या, बी को ए से 50% कम मिले हैं, जो बी है वो ए से 50% कम है। आगे इन्होंने बोला बी को सी से 10% अधिक मिला है। तो 10% अधिक का मतलब क्या होता है, अगर हम 10% बोले तो 1/10, अधिक का मतलब 10 में से 1 ज्यादा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर सी को मिले हैं 10 वोट तो इसको कितने मिलेंगे, 11, क्योंकि 10 का 10% क्या होगा, 1/10, उसमें से 1 इसको। अब देखो जरा, अब इसको पढ़ो, बी को ए से 50% कम वोट मिले हैं, यानी ये जो बी है ए से 50% कम है, यानी ए का ये आधा है, तो ए कितना होगा, 22। सब मामला सेट है। ठीक है, अब देखो जरा, अब इन्होंने बोला बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 10,000। बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 10,000 है, जबकि हमारे हिसाब से अंतर 1 का है। अच्छा, अब यहां पे एक सबसे बड़ी बात ध्यान आती है कि अगर तुमसे इन्होंने पूछा क्या है, मतदाता सूची में रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं, यानी कि पंजीकृत मतदाता कितने, मतलब वो 100% पूछ रहा है। तुमने काम किस पे किया है, 80% पे, तो तुमको यहां से जो भी मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 80%। ये बात ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम 100 में कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां कैलकुलेट कर रहे हो, तुमने भले ही इसको 100% माना लेकिन ये है नहीं, ये तुम्हारे लिए 100% है, चुनाव लिस्ट के लिए 100% ये है। तो देखो जरा ये क्या करोगे, यहां पे इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराओगे, ये एक की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, ये टोटल कितने हैं 43 है ना, तो कितना आया 43, 4,30,000, ये निकल के आए 80% मतदाता, समझ गए, क्योंकि ये कौन थे, ये 80% मतदाता थे। तो हमें पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यानी 100%, तो ये कितना है, अगर ये 80% है तो 100% कितना, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, क्या ही है, 1 0 से ये 1 0, 8 से इसको कैंसिल कर लो, 8 45 बचा 3, तो 8 3 का 24, कितना बचा 6, 8 8 7 56, 8 55, यानी पूरा पूरा कट गया ये, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 537500, यही हमारा टोटल मतदाता होगा। बात समझे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। 100 लोग थे, 80 ने वोट दिया, हमारे लिए यही 100% है, क्योंकि हम इसी में से डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन आ रहा। 20 नहीं दिए वो हमसे मतलब नहीं है, ए को 22, बी को इतने, इसको इतने, अंतर कितने का था 10,000 का, यहां पे अंतर था 1 का, 1 बराबर 10,000, तो 43 बराबर 43,000, यानी उस लिस्ट में 43,000 मतदाताओं ने वोट दिया, यानी वो 43,000 कौन है, ये 80% है। अभी कितने चाहिए, हमसे पूछा रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं, 100% है, ये 80% की वैल्यू है, तो 100% कितना 5,37,500 लोग थे। समझ गए, बहुत आसान है, अभी सीरीज मेथड भी आएगा, परेशान ना हो। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको पढ़ो ध्यान से, अरे यार ये क्या ही है, ये दो दो काहे हो जाते हैं, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, पढ़ो। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, अब देखो इसने बोल दिया वैलिड वोट का, तो हम यहां पे सीरीज मेथड लगाएंगे, समझ गए, लेकिन कैसे लगाएंगे देखो जरा, एक विधानसभा चुनाव में एक, ये क्या ही है यार, अरे भाई साहब रहने दो इसको ऐसे ही, कहीं चला ना जाए वो भी। एक विधानसभा चुनाव में, ये खिसक गया है ना, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ, कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। अब इसने हमसे ये नहीं पूछा टोटल कितने हैं, 100% कितने हैं, अगर 100% पूछ लेता तो हम सीरीज से ही करते, तब हमको 100% पता चलता, लेकिन इसने सिर्फ पूछा है जब भी तुमको ऐसा बोल दे वैध मतों का 72% इसको मिला है, वैलिड वोट का किसी को मिले, तो सीधे से सीरीज मेथड लगा दो। टोटल वोट कितने थे, मतों की कुल संख्या 3,32,000 है, ठीक है, ये टोटल वोट है। टोटल वोट में से अवैध हटा दो, टोटल वोट में से अवैध हटा दो, अवैध कितने हैं, अगर 100 में से 1.2% अवैध है तो वैलिड कितने होंगे 98.8, ठीक है, 98.8 होगा ना, तो 98.8 जो है वो वैलिड वोट है। समझ गए कि नहीं, बात समझे इतनी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस वैलिड वोट पता कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ये बदल गया किसमें, वैलिड वोट में। अब यही वैलिड वैध मतों का ही 72% उसको मिला है जो जीता है, तो इसका हम कितना निकाल देंगे 72%, तो हमें वो पता चल जाएगा कि भाई वैलिड वोट कितने, बस इतना सा करना होता है, ये है सीरीज मेथड, समझ गए। अब देखो जरा, आपके 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल होते हैं, 1 0 नीचे और एंट्री करेगा,
यानी कि इसको ऐसा कर लेते हैं ना, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बनेंगे और ये हट जाएंगे, बचे हमारे पास नीचे 2 जीरो। अच्छा, अब हमारे पास हम इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते क्योंकि केवल पूर्ण संख्या में मान बताना है, दशमलव में नहीं। इसका मतलब कि आंसर दशमलव में जाएगा, हमें ओवर थ्रू बताना है कितना आएगा, तो डिजिटल सम तो हमारा फेल है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, जरा ऑप्शन पे देखना, एक 1,33,000 है, एक 1,36,000 है, एक 2 लाख है, एक 3 लाख, यानी ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर तुम इसको कैलकुलेट कर पाओ तो कर लो, वैसे आसान है, मल्टीप्लाई ही करना है, कर लोगे। अगर नहीं भी तुमको इतना करना है तो एक काम करो, इसको ये कितना बचा 332, इसको मान लो तुमको ओवरऑल मानना है तो तुम इसको 980 भी मान लो या 990 मान लो या फिर इसको 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 72 को मान लो 70, ठीक है, इनका गुणा करा दो, 7 दूनी 14 का 4 और 7 त्रिका 21 और 1 22, 7 त्रिका 21 23 और 3 जीरो, यानी 2,32,400, यानी आंसर जो हमारा आएगा वो 2 लाख में आएगा, 2,32,000, क्योंकि हमने गुणा ज्यादा का कराया है। बताओ, बोलो कितना आएगा, 2,36,000, बताओ कितना आएगा, 2,36,000। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा 2 लाख वाला, ठीक है। अगर और भी होते तो हम उसको नॉर्मल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो बस ये था इसमें, जब भी वैलिड वैध मतों का किसी को दिया जाए तो आप सिंपल द सीरीज मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पा रहे हो तो चुनाव का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज मेथड, उसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना लंबा नहीं जाएगा, है ना, नहीं एग्जाम में करने जाओगे तो कभी कभी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना है कि हमें क्या करना है। 110 नंबर देखो, एक लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, वैलिड वोट का, इसमें क्या बोला, कुल वोट का। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, चैन रूल लगाएंगे, सीरीज नहीं लगाएंगे, सीरीज उसमें लगाएंगे जब वैलिड वोट का बोलेगा। तो देखो, ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला, पार्टी बी को कुल मतों का 25% मिला। अच्छा देखो, कुल मत हमेशा कितने होते हैं, कुल मत हमेशा 100% होते हैं। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक ए है, एक बी है, एक कौन है, सी है। अब बात को जरा ध्यान से समझना, टोटल वोट का ए को कितना मिला है, ए को मिला है 30%, इसको कितना मिला 30%, बी को कितना मिला 25%, शेष कितना बचा 45, तो सी को कितना मिला 45, समझ गए, सी को शेष वोट मिले और पार्टी ए की तुलना में 9,000 वोट अधिक मिले, किसको, सी को। समझना जरा, यहां पे बात को समझना थोड़ा सा, पार्टी ए की तुलना में सी को कितने वोट अधिक मिले हैं, 9,000, हाँ 9,000 वोट अधिक मिले। यहां पे कितना है 15, हमसे बोला क्या है, बी को मिले वोटों की संख्या बताओ, बी को कितने मिले हैं 25, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, 15 से हमने इसको काटा कितनी बार, 15 छक्का 90, 600 बार इंटू 25, 25 छक्का कितना 150, यानी कि 15,000। बी को कितना वोट मिला 15,000, कुछ नहीं था, सिंपल था, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। वो चुनाव में उतना नहीं है, बस तुमने अगर 2 चीजें ध्यान दी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वैलिड वोट का, एक कुल वोट का, बस खत्म। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब देखो जरा, टोटल वोट होते हैं 100%, 100% में से 15% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने 85। अब ऊपर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करें, हमारा जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो 85% से आएगा, हम इनको 100% मानेंगे, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है, डाले गए वोटों में से 10% अवैध भी पाए गए हैं। अब बताओ जरा, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55 मिला। अब देखो, इसने देखो बड़ी होशियारी से यहां पे बोला है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का मिला, यहां से हमें ये हिंट मिली कि हम इसको सीरीज मेथड से कर सकते हैं, चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीरीज मेथड से देखो कैसे करेंगे, हम पहले तो क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि टोटल कितने वोट थे,
नहीं बोला इन्होंने, हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे, एक्स। समझ गए? एक्स में से कितने, 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला है, तो कितने ने वोट डाला, 85। तो अगर हम x का 85% निकाल देंगे तो ये डाले गए वोट निकल आए। ठीक है, उसमें से भी 10% अवैध पाए गए, तो वैध कितने पाए गए, 90। बताओ 10 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं, 90। तो हमने अगर इसका 90% निकाल दिया तो ये वैलिड में बदल गया। समझ गए? अच्छा, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और 6120 मतों से बहुमत से जीता वो। अब जरा बात को समझना, यहां पे होता क्या है, होता यह है कि हम इसको मानते हैं 100%, क्योंकि चुनाव तो हमारा 85 में हो रहा है। या तो सिंपल सा समझो, कुछ भी हो, कितने भी वैलिड वोट हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को 55 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा। जबकि इन्होंने ये बताया कि 55% मिला और 6120 वोटों से जीता, यानी ये उनके बीच का अंतर है जिसकी वजह से वो जीता। यहां पे अंतर कितने का है, 10 का। समझ गए? तो अब जरा दिमाग लगाओ कि हमें नहीं पता था कितने वोट थे, जिन्होंने नहीं डाला उनको हमने हटा दिया, तो ये डाले गए वोट आ गए। वैलिड 10 थे, यानी इनवैलिड 10 थे, तो वैलिड कितने थे, 90। तो इतना सब करने के बाद हमने क्या बना लिया, इसको वैलिड वोट हमने बना लिया। अब वैलिड वोट में से हमें क्या करना है कि अंतर कितने का है, 10 का, जो कि किसके बराबर है, 6120 के। तो अगर हम वैलिड वोट का 10% निकाल दें तो वो कितना होगा, वो होगा 6120। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ गए? कुछ नहीं, बस बड़ा सिंपल लॉजिक है। हमने इसको सीरीज मेथड से क्यों किया, क्योंकि इन्होंने बोला वैध मतों का इतना मिला है उसको। तो हमें नहीं पता टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट में से 15% लोग तो वोट डालने नहीं आए, तो डालने कितने आए, 85। 85 का मल्टीप्लाई किया है तो ये मिल गए वो जो डाले गए वोट थे। लेकिन उसमें 10% अवैध पाए गए, तो वैध कितने थे, 90। तो जब हमने इसका 90% निकाला तो ये वैलिड वोट में बदल गया। ये क्या निकल गए, ये निकल गए हमारे वैलिड वोट, यानी कि ये वैध मत है। अब वैध मत में से हुआ क्या है, इन्होंने हमको अंतर दिया है कि 55 अगर जीतने वाले को मिले, हारने वाले कितने मिलेंगे, 45। तो कितने का अंतर क्रिएट हुआ, 10 का। और यही क्रिएट कर रहा है 10% का अंतर, क्योंकि वो 6120 वोटों से जीता है, परसेंटेज के हिसाब से 10% से जीता है। तो अगर हम वैलिड वोट का 10% निकालें तो वो इसके बराबर है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, अब बताओ जरा, अब इसको सॉल्व कर लो। एक और एक, 2 जीरो से ये कैंसिल कर लो। ठीक है, इसको सीधा सा ऐसा लिख लो, x बराबर 6120, ये दोनों को ऊपर पहुंचा दो, 1 और 2, ये दोनों ऊपर जाएंगे, नीचे कौन आएगा, 85 इंटू 9। काट लो, देखो जरा 9 से ये कटेगा क्या, कट जाना चाहिए इसको, बोलो। 9 6 के 54, बचेगा कितना, 7, 9 8 72, कट जाएगा। 9 6 के 54, दूसरे कलर से इसको करता है, 9 से काटोगे तो 9 6 के 54, बचा कितना, 7, तो 9 8 72, इतने बार में कट गया। अच्छा ये कितने से, 17 से कटेगा क्या, ये 17 से 5 बार 85 और 17 से 4 बार 68। ठीक है, 5 से इसको किसी को काट दो, अरे यार उसी को काट, 40 को ही काट देते हैं ना, 20, 8 45 होता है यार, क्या करवा रहे हो, 8 बार, तो कितना आया, 8 80,000। समझ गए? यानी कि मतदाता सूची में नामांकित मतों की संख्या कितनी थी, 80 थी। हाँ, 100 मान के बना सकते हो, कोई देखो 100 मान के कैसे बनेगा, हमने यहां तक किया था पहले ही। 100 में से 15 ने वोट नहीं दिया, बचे कितने, 85। 85 में से वैलिड इनवैलिड वोट कितने हैं, 10 इनवैलिड है, तो 10 हो गए तुम्हारे इनवैलिड, तो 85 का 10% हटा देना, तो जो बचेगा उसमें से 2 लोग निकल के आएंगे, एक विजेता, कितना बचेगा, 8.5 इसमें घटाओ ना, हाँ 76.5, तो ये 76.5 बचा,
जो कि वैलिड वोट है, इन्हीं में से चुनाव डिसाइड होगा। तो विनर को कितना मिला है? 50। लूजर को, सॉरी, विनर को 55 मिला, लूजर को 45% मिला। अच्छा, इन्होंने अंतर साफ साफ बता दिया है कि अंतर कितने का है? 10 का। अंतर 10% का है तो कितना हो गया ये 6120 हुआ। अच्छा, यहां पे अंतर कितने का है? अच्छा, ये जो तुम निकाल रहे हो कितना है? ये 76.5% है। अंतर 10 का है, 10% की वैल्यू कितनी है? 6120। ये किसकी वैल्यू है? 10 की। तो 100% कितना? 100% करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। क्या होगा फिर? क्या आएगा? अगर ये 10% जो है, हाँ, तो उसमें तो इनवैलिड 10 हो गए हैं ना। वो तो नामांकित 100% पूछा है ना उसने। नामांकित मतलब 100% होता है। तो ये जो तुम जिसके अंडर कैलकुलेट कर रहे हो वो निकल के आता है। ये जब इसका तुम 100% निकालोगे तो ये 76% की वैल्यू निकल के आई। तो ये जब भी तुम इसको 100% निकालोगे वो इसके बराबर है। तो जो भी इसका वैल्यू निकल के आएगा उसके नीचे इसको रखोगे, इंटू 100% करोगे, तब तुम जाओगे इस पे। समझ गए? करो। है ना, इसको देख लेना, आ जाएगा आराम से। नहीं होगा तो कल देख लिया जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। योग्य मतदाताओं में से 10% ने मतदाता नहीं किया। योग्य तो सभी होते हैं जिनका नाम होगा, उसमें से 10 ने जो है मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया? 90 ने। अच्छा, मतदान करने वालों में से 45 ने ए को, 35 ने बी को, शेष ने इनको। तो मतदान करने वाले हमेशा हमारे लिए 100% होते हैं। एक ए है, एक बी है, एक हमारे पास सी है। ठीक है, ए को कितना मिला है? ए को मिला है 45%, बी को 35, शेष कितना बचा? 20 ही बचा, 20% इसको मिल गया। अच्छा, अब इन्होंने ये बोला ए को मिले 30% वोट और बी को मिले 20% वोट बाद में अमान्य हो गए। यानी कि जो ए को मिला उसका 30% वोट जो है वो क्या हुआ? अमान्य हुआ। अगर 30% अमान्य है तो वैलिड कितना होगा? बताओ। क्योंकि हम वैलिड क्यों निकाल रहे हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि आगे इन्होंने दिया ए को बी से 882 वो वैध वोट अधिक मिले। अगर हम पहले इनकी इनवैलिड कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें वैलिड निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है पहले ही वैलिड निकाल लो। अगर ए का 30% इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? 70%। बी का अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? 80। बी, सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, सी का जितना था वो पूरा है। अच्छा, अब इसका निकालो जरा, कितना आएगा? निकालो। 45 का कितना आएगा? 7 पन्ना 35, 5, 7 चौके 28 और 31.5। कितना आया? 31.5% वोट इसका कितना माना जाएगा। इसका 80% निकालो जरा, कितना आएगा? 8 पंच 40 का 0, 8 3 का 24 और 4 28। यानी कि इसका कितना निकल के आएगा? 28% वोट इसका। अच्छा, अब देखो इन्होंने बोला क्या था? ए और बी से वैध वोट का अंतर इतना है। ए और बी के वैध वोट इतने आ गए। इनका अंतर कितना है? 882। इनका अंतर कितना है बताओ जरा? हाँ, 3.5 है ना? कितना? 31 है ना जी, वो 3.5 होगा। ठीक है, इंटू 100%। अब बताओ जरा। अरे सॉरी, 100% नहीं करना ना, यहां से तुम करोगे तो एक की वैल्यू मिलेगी। उन्होंने पूछा है सी को कितने वैध वोट मिले। सी को पूरे पूरे 20 वैध हैं उसके।
पॉइंट हटाओगे 1 0 और बढ़ जाएगा। 7 से काट लो, 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, कटेगा जी। कितनी बार, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 5 से इसको काट लो, 5 चौके 20 40, तो कितना आया, 6 चौके 24 का 4, 4 दूनी 8 2 10 0, आगे 50, कितना आएगा, अरे यार 50 यहाँ पे करना है, 50 40 आएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है करते जाओ, है ना। हो गया आज का, एक क्वेश्चन और बचा है, कर लो। अरे वो क्वेश्चन नहीं था हो गया, वो सस्पेंस के लिए था। तो चुनाव वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, जो तुमको बेसिक बताया गया बस उतना ध्यान रखो। जो तुम अभी जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसमें सेम सिस्टम यही है। जब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब हम इनका 100% निकालेंगे तो वो ये निकल के आएगा, 81% की वैल्यू जो उसमें था 76.5। जब वो उसको नीचे रखोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तब ये निकल के आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस दो ही, एक वैलिड एक टोटल, सीरीज और चैन, दोनों में बस दोनों करके देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी वैलिड वोट का मिले तो उसमें सीरीज लगा लिया करो, जब भी टोटल वोट का मिले तो चैन। ठीक है, बात खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें कल करते हैं।